जिस पति को गरीब दर्जी बोलकर पत्नी ने घर छोड़ दिया था, सालों बाद उसी की कपड़ों की फैक्ट्री में उसे नौकरी की भीख मांगनी पड़ी। फिर मालिक की कुर्सी पर बैठे पति ने जो किया, उसे देखकर वहां मौजूद हर कर्मचारी की आंखों में आंसू आ गए। वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। बनारस की तंग गलियों में, जहाँ सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों और गंगा की लहरों से होती थी, वहीं एक छोटे से पुराने मकान में माधव अपनी बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी के साथ रहता था। माधव का काम था साड़ियाँ बुनना। उसके पिता भी बुनकर थे और दादा भी। उनके घर के एक कोने में एक पुराना हथकरघा हैंडलूम था, जिसकी खटखट की आवाज माधव के जीवन का संगीत थी। माधव के हाथों में ऐसा जादू था कि जब वह रेशम के धागों को छूता तो बेजान कपड़े में भी जान डाल देता था। लेकिन कला की कदर करने वाले कम थे और भाव ताव करने वाले ज्यादा। दिन रात मेहनत करने के बाद भी माधव की कमाई इतनी ही थी कि 2 वक्त की रोटी और माँ की दवा का खर्च निकल सके। माधव की शादी शहर के पास वाले कस्बे के रहने वाली रोशनी से हुई थी। रोशनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की थी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता उसे महलों की रानी बनाएगी। जब उसके पिता ने माधव जैसे साधारण बुनकर से उसकी शादी तय की तो उसने बहुत विरोध किया, लेकिन पिता की बीमारी और समाज के दबाव में उसे हाँ करनी पड़ी। शादी होकर जब रोशनी माधव के घर आई तो पहले ही दिन उसका दम घुटने लगा। पुराने दीवारों से आती सीलन की महक, हथकरघे का शोर और माधव के कपड़ों से आती पसीने और कच्चे धागों की गंध उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। माधव अपनी नई नवेली दुल्हन को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। एक शाम माधव बड़े उत्साह से घर आया। उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने रोशनी को आवाज़ दी, रोशनी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोशनी ने बेमन से पोटली खोली। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी थी, जिस पर माधव ने खुद अपने हाथों से सोने के तारों जैसी कढ़ाई की थी। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लगा है। यह मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन कलाकारी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। रोशनी ने साड़ी को हाथ में लिया और फिर हिकारत से सोफे पर फेंक दिया। वह चिल्लाई, इस साड़ी का मैं क्या करूँ माधव? क्या इसे ओढ़कर मैं अपनी गरीबी ढक लूँ? मुझे साड़ियाँ नहीं, गहने चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए। और तुम मुझे क्या दे सकते हो? बस ये धागे और ये खटखट की आवाज़। माधव का दिल उस साड़ी की तरह ही बिखर गया जिसे उसने इतने प्यार से बुना था। उसने धीमी आवाज में कहा, रोशनी ये सिर्फ धागे नहीं, मेरी मेहनत है। आज समय खराब है, लेकिन मेरा हुनर एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगा। बस थोड़ा धीरज रखो। धीरज? और कितना धीरज? रोशनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरी सहेलियों के पति इंजीनियर है, ठेकेदार है, वे गाड़ियों में घूमते हैं और मैं यहाँ इस काल कोठरी में सड़ रही हूँ। मुझसे अब यह गरीबी का नाटक और नहीं झेला जाता। उस रात घर में बहुत कलेश हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि रोशनी ने अपना सामान बांध लिया। माधव और उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी ने उसे बहुत समझाया। सुमित्रा देवी ने अपनी कंगन उतार कर रोशनी के हाथ में रख दी और रोते हुए बोली, बहू मत जा, घर की लक्ष्मी ऐसे घर छोड़कर नहीं जाती। माधव बहुत मेहनती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोशनी ने वो कंगन भी वापस फेंक दिया और बोली, अम्मा जी, ये पुराने कंगन बेचकर मैं 1 महीने का राशन भी नहीं ला पाऊंगी। मुझे एक ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, वहां रह लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन इस दरिद्र के साथ नहीं रहूंगी। रोशनी चली गई। माधव दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन माधव रोया नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने उस जमीन पर पड़ी साड़ी को उठाया, उसे छाती से लगाया और अपनी माँ से कहा, माँ आज के बाद इस घर में गरीबी का रोना नहीं रोया जाएगा। अब मेरी पहचान सिर्फ मेरा काम होगा। दोस्तों, इस इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अपमान होता है, अगर वह उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे। माधव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने नई डिजाइनों पर काम करना शुरू किया। वह दिन रात खटखट करता रहता। उसने बनारसी साड़ी में आधुनिक डिजाइन का ऐसा मेल किया कि देखने वाले देखते रह गए। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। साहूकारों ने चक्कर काटने पड़े, दुकानों की झिड़कियां सुननी पड़ी, लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। एक दिन बनारस के एक बड़े एक्सपोर्टर की नज़र माधव के काम पर पड़ी। उसे माधव की कला इतनी पसंद आई कि उसने उसे देश विदेश भेजने के लिए एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। वह दिन माधव के जीवन का नया सवेरा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको माधव का संघर्ष दिल को छू रहा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। 5 साल बीत गए। माधव का छोटा सा हथकरघा अब एक बड़ी फैक्ट्री में बदल चुका था। उसका ब्रांड MK क्रिएशंस अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो चुका था। जिस माधव के पास कभी साइकिल की मरम्मत के पैसे नहीं थे, आज वह बड़ी गाड़ियों में चलता था। उसने शहर में एक बड़ा बंगला बनवाया और अपनी माँ को हर वो खुशी दिया जिसकी वह हकदार थी। लेकिन इतना सब कुछ पाकर भी माधव के चेहरे पर एक उदासी रहती थी। वह अब भी शादी ब्याह से दूर रहता था। दूसरी तरफ रोशनी की जिंदगी ने एक भयानक मोड़ ले लिया था। मायके जाने के बाद उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी एक अमीर व्यापारी से करवा दी थी। रोशनी को लगा कि उसे उसकी मंजिल मिल गई, लेकिन वह व्यापारी एक नंबर का धोखेबाज और शराबी निकला। उसने रोशनी के पिता की जमा पूंजी भी जुए में उड़ा दी और एक दिन रोशनी को भी घर से निकाल दिया। रोशनी वापस मायके आएगी, लेकिन तब तक उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और भाइयों ने उसे बोझ समझकर पल्ला झाड़ लिया। जिस सुंदरता और जवानी पर उसे घमंड था, वह वक्त की मार और चिंताओं के कारण ढल ढल
चुकी थी। पेट पालने के लिए उसे सिलाई कढ़ाई का काम करना पड़ा था अभी, जिसे वह कभी माधव का छोटा काम कहकर ताना देती थी। हालात इतने बदतर हो गए कि रोशनी को काम की तलाश में शहर दर शहर भटकना पड़ा। अंत में वह काम ढूंढते हुए उसी शहर के औद्योगिक क्षेत्र में पहुंची जहां माधव की फैक्ट्री थी। उसे नहीं पता था कि वह फैक्ट्री किसकी है। उसे बस इतना पता चला कि MK क्रिएशंस में कारीगरों की जरूरत है। फैक्ट्री के गेट पर सैकड़ों मजदूरों की भीड़ थी। रोशनी भी अपनी फटी पुरानी साड़ी में, चेहरे पर धूल और आंखों में बेबसी लिए कतार में खड़ी थी। HR मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लिया। रोशनी के कांपते हाथों ने जब सिलाई का नमूना दिखाया तो मैनेजर ने कहा, ठीक है, तुम्हें फिनिशिंग डिपार्टमेंट में धागा काटने और पैकिंग का काम मिलेगा। दिहाड़ी 300 रुपये मंजूर है। 300 रुपये का भी रोशनी 3000 की साड़ी को एक बार पहनकर फेंक देती थी। आज वही 300 रुपये उसे जीवन दान जैसे लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, जी साहब, मंजूर है। और रोशनी पूरी मेहनत से काम करने लगी। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, वातानुकूलित कमरे, बड़ी बड़ी मशीनें और सैकड़ों कर्मचारी। रोशनी सोचती थी कि इस कंपनी का मालिक कितना किस्मत वाला होगा। वो अक्सर सुनती थी कि बड़े साहब बहुत दयालु हैं, लेकिन उनसे मिलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। एक दिन फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। खबर आई कि आज बड़े साहब खुद इंस्पेक्शन निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। सुपरवाइजर सबको हिदायत देने लगी कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रोशनी भी अपने काम में मगन हो गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। दोपहर के वक्त फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। गार्ड ने सलाम ठोका। कार का दरवाजा खुला और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी बाहर निकला। उसने महंगे सूट पहना था, उसके आंखों पर चश्मा और चाल में एक गजीब का आत्मविश्वास। रोशनी उस वक्त एक साड़ी की पैकिंग कर रही थी। जैसे ही बड़े साहब उसके विभाग डिपार्टमेंट में दाखिल हुए, सब खड़े हो गए। रोशनी ने भी सिर उठाया और जैसे ही उसने साहब का चेहरा देखा, उसके हाथों से साड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई। सामने कोई और नहीं, माधव खड़ा था। वही माधव जिसे उसने कभी दरिद्र कहा था, वही माधव जिसकी कला को उसने कचरा बताया था। आज वह माधव इस साम्राज्य का राजा था और वह उसकी प्रजा की भी एक मामूली सेविका। माधव की नजर जमीन पर गिरी साड़ी पर पड़ी और फिर उस महिला पर जिसने उसे गिराया था। माधव की आंखें ठहर गई। 5 साल बाद वह चेहरा उसके सामने था। चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल सफेद हो रहे थे, लेकिन माधव ने उसे पहचान लिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुपरवाइजर दौड़ा हुआ आया और रोशनी पर चिल्लाया, अरे पागल औरत, दिखाई नहीं देता? साहब के सामने साड़ी गिरा दी। यह महंगा माल है, तेरी 2 महीने की तनख्वाह भी कम पड़ेगी इसकी भरपाई के लिए। चल निकल यहाँ से। रोशनी कांप रही थी। शर्म, पछतावा और डर के मारे उसका गला सूख गया। वह रोते हुए हाथ जोड़ने लगी, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। वह माधव की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि अभी माधव उसे पहचानेगा और सबके सामने धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। उसने माधव का कितना अपमान किया था, यह याद करके उसकी रूह कांप गई। माधव धीरे धीरे चलकर रोशनी के पास आया। उसने हाथ के इशारे से सुपरवाइजर को चुप रहने को कहा। माधव ने जमीन पर गिरी साड़ी उठाई और उसे झाड़ा और फिर रोशनी के सामने खड़ा हो गया। माधव की आवाज़ गूंजी, सुपरवाइजर साहब, इस कर्मचारी को मेरे केबिन में भेज दीजिए अभी। यह कहकर माधव मुड़कर चला गया। रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा आज उसका आखिरी दिन है। साथ काम करने वाली औरतें फुसफुसाने लगी, बेचारी आज तो गई, बड़े साहब बहुत सख्त हैं काम के मामले में। कांपते कदमों से रोशनी माधव के केबिन के बाहर पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। रोशनी अंदर गई। वह एक बहुत बड़ा आलीशान ऑफिस था। माधव अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। रोशनी दरवाजा पकड़कर खड़ी रही, उसकी नजरें झुकी हुई थी। माधव ने कुर्सी घुमाई और रोशनी की तरफ देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर माधव बोला, बैठो। रोशनी ने कांपते हुए कहा, नहीं साहब, मैं ठीक हूँ, आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, बस मेरे पेट पर लात मत मारिए, मेरी हालत बहुत खराब है। और वह फूट फूट कर रोने लगी। माधव अपनी कुर्सी से उठा और पानी का गिलास लेकर रोशनी के पास आया। उसने गिलास बढ़ाते हुए कहा, पानी पी लो। रोशनी। अपने नाम सुनते ही रोशनी ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में अविश्वास था। आपने मुझे पहचाना? माधव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। मैं उन धागों को नहीं भूलता जिनसे मैं कपड़े बुनता हूँ, तो उस इंसान को कैसे भूल सकता हूँ जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे। रोशनी शर्म में गड़ गई। वह माधव के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दो माधव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने मुझे मेरे लिए किए की सजा दी है। मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुना। आज मैं दाने दाने को मोहताज हूँ। मुझे मार डालो, मुझे गालियां दो, लेकिन मुझे अपनी नजरों में मत गिराओ। माधव ने झुककर उसे उठाया। उसने रोशनी के सोफे पर बैठाया। माधव ने कहा, रोशनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि जगा दिया था। अगर उस दिन तुम मुझे ताना नहीं देती तो शायद मैं आज भी उसी अंधेरे कमरे में खटखट कर रहा होता। तुम्हारी नफरत ने मुझे मेरी कीमत समझाई। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर एक लाइक तो बनता है। अगर आपको माधव का बड़प्पन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रोशनी रोती रही, लेकिन मैं अब तुम्हारी पत्नी कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं बहुत
गुनहगार हूँ। माधव ने संजीदगी से कहा, रिश्ते तो उसी दिन खत्म हो गए थे रोशनी, जब तुमने मेरे स्वाभिमान को कुचला था। मैं बीती बातों को कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी की मजबूरी का तमाशा देखे। माधव ने अपनी मेज से एक लिफाफा उठाया और रोशनी की तरफ बढ़ाया। इसमें कुछ पैसे हैं, तुम जाओ अपना कोई छोटा काम शुरू करो, तुम्हें यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। रोशनी ने लिफाफा लेने से मना कर दिया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माधव, भीख देखकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे अपनी फैक्ट्री में काम करने दो, एक मजदूर की तरह ही सही, लेकिन मुझे अपनी मेहनत की कमाई खानी है। मुझे एहसास रहने दो कि मैंने क्या खोया है। माधव ने रोशनी की आंखों में देखा, वहां अब घमंड नहीं बल्कि एक गहरा पछतावा और स्वाभिमान था। माधव समझ गया कि रोशनी बदल चुकी है। माधव ने कहा, ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो काम करो, लेकिन धागा काटने का नहीं। तुम पढ़े लिखी हो, सिलाई जानती हो, कल से तुम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट संभालोगी। यह एहसान नहीं है, तुम्हारी काबिलियत देख रहा हूँ। रोशनी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धन्यवाद माधव, धन्यवाद। उस दिन के बाद रोशनी ने पूरी निष्ठा से काम किया। वो फैक्ट्री में सबसे पहले आती और सबसे बाद में जाती। माधव और रोशनी के बीच अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान जरूर था। माधव ने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि माफ करने वाला बदला लेने वाले से बड़ा होता है। कुछ सालों बाद रोशनी एक स्वतंत्र और सफल महिला बन गई। उसने माधव की कंपनी छोड़कर अपना एक छोटा बुटीक शुरू किया, लेकिन वह माधव को अपना गुरु मानती रही। निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। किसी की गरीबी या मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल आप जिस सीढ़ी पर खड़े हो वह खिसक जाए। और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्यार और साथ वही है जो संघर्ष में साथ देना, कि सिर्फ सफलता में। माधव ने अपनी सफलता से साबित किया कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना बेहतर बना लो कि छोड़ने वाला पूरी जिंदगी पछताए। आपको माधव और रोशनी की यह कहानी कैसी लगी? क्या माधव को रोशनी को माफ करना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।